हाँ बच्चों, मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ जूरिस्प्रूडेंस में। मैं आपको ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ा रहा था, स्कूल एनालिटिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑस्टिन साहब ने अपना सिद्धांत क्या दिया, उसके सिद्धांत की कमियाँ क्या हैं। तो कमियों पर ही मैं जिक्र कर रहा था। तो उसके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यही है कि वो विधि को साध्य के रूप में इंगित करता है, जबकि सच्चाई है विधि साध्य नहीं होती है, बल्कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन होती है। वो कहता है हम ला एज इट इज से ही सरोकार रखते हैं, जो जैसी कि वास्तव में विधि वर्तमान समय में है, नॉट इट व्हाट आट टू बी, न कि इसे ऐसा होना चाहिए। तो कहता है इसे ऐसा होना चाहिए, मॉडलिस्ट की थिंकिंग है। हम ला एज इट इज मतलब विधि जैसी कि वास्तव में वर्तमान में कार्य कारण में है, अस्तित्व में है, हम उसी से ही सरोकार रखते हैं। इसे ऐसा होना चाहिए, मॉडलिस्ट की थिंकिंग हो सकती है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब विधि वही है जो संप्रभु कहेगा, चाहे घोर इमोरल भी यदि है उसका समादेश तब पर भी वो लागू किया जाएगा, क्योंकि वो सॉवरेन अथॉरिटी का कमांड है। उसके कहने का मतलब है, वो कहता है लोग दंड के भय से ही विधि का पालन करते हैं। लेकिन उसके इस सिद्धांत की आगे चल करके आलोचना हुई, और उसकी आलोचना करते हुए तमाम नए नए स्कूल आ गए। तो ऐसा नहीं है कि ऑस्टिन साहब का महत्व नहीं है, क्योंकि आगे के स्कूल वाले ऑस्टिन साहब के ऋणी है, क्योंकि हर सिद्धांत की आलोचना होती है। यदि आलोचना न हो तो प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो उसके बाद के जितने स्कूल वाले हैं, चाहे वो सोशोलॉजिकल स्कूल वाले हों, समाजशास्त्री विचारधारा वाले हों, हिस्टोरिकल स्कूल वाले हों, या मॉडर्न रियलिज्म वाले हों, या केल्सन का प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हो, विशुद्ध विधि का सिद्धांत केल्सन साहब, सर हांस केल्सन, मैं बाद में आगे पढ़ाऊँगा। तो ये सभी जो है ऑस्टिन साहब के ऋणी हैं, क्योंकि उसने विधिशास्त्र को अपना बहुमूल्य योगदान दिया, एक नई विचारधारा का उदय कर दिया, उसका प्रोफाउंडर माना जाता है, और उसको आंग्ल विधिशास्त्र का जनक कहा जाता है। इज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस। आंग्ल विधिशास्त्र के प्रणालीविद व्याख्या के लिए हमें ऑस्टिन को पढ़ना होगा। ही पेड लिप सर्विस टू जनरल जूरिस्प्रूडेंस। उसके सिद्धांत में, बातों में आज भी दम है कि ला एज इट इज से ही हम सरोकार रखते हैं। वास्तव में जो वास्तव में ला इस समय है वही तो है, नॉट इट व्हाट आट टू बी, न कि इसे ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑस्टिन साहब ने अपने विचारों से विधिशास्त्र को एक नया स्वरूप प्रदान किया, एक नई विचारधारा का उदय किया। अब इसके लिए उसको आज तक याद किया जाता है। हालांकि वर्तमान समय की दृष्टि से देखें तो उसके सिद्धांत का महत्व इसलिए नहीं रह गया है, क्योंकि वो जिस सॉवरेंटी की बात करता है उस सॉवरेंटी का मिलना आज डेमोक्रेटिक सिस्टम में लगभग असंभव है। क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में यदि देखें तो लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया जा रहा है। लोकतंत्र क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। प्रजातंत्र कैसा सरकार है, जो जनता के लिए है, जनता के द्वारा है और जनता की ही है। एक प्रकार से जनता ही अपने ऊपर शासन करती है। तो इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये ऑस्टिन के सिद्धांत को कि एक व्यक्ति की इच्छा प्रिवेल करेगी। आज सीमित शक्ति वाली सरकार है। यदि हम अपने संविधान की ही बात करें तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया है। यदि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, उसकी शुरुआत ही यहीं से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। और प्रियम्बल के जरिए ही हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार की व्यवस्था हम अपने देश भारतवर्ष में कायम करना चाहते हैं। तो उसमें लिखा है ए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सोशल वेलफेयर स्टेट, एक प्रगतिशील प्रजातांत्रिक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना अपना सपना है। ये सपना तभी होगा, पूरा होगा, जब सरकार के सभी अंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंतर्गत कार्य करते हुए जनता की भलाई
में ओरिएंटेड रहेंगे, संविधान के सभी उपबंधों का सच्चाई से पालन करेंगे, उसमें निष्ठा और विश्वास रखेंगे, जनता का हित ही सर्वोच्च है। इस संविधान के प्रियम्बुल के जरिए हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट कर दिया है। इसी कारण देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का एक अलग पार्ट दिया गया। क्यों दिया गया? फंडामेंटल राइट्स बनाया, इसके लिए अलग चैप्टर है, अलग भाग है, आर्टिकल 12 से लेकर 12 से लेकर 35 तक। इसके लिए कह दिया कि फंडामेंटल राइट का यदि वायलेशन होगा तो पीड़ित पक्षकार सीधे जो है उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रिट के माध्यम से रेमेडी पाने का हकदार होगा। लेकिन दूसरी ओर एक दूसरे पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का उल्लेख किया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और उसको भी उतना ही महत्व दिया जितना फंडामेंटल राइट को दे रहे। तो ये क्वेश्चन उठता है कि उसको इन्फोर्सेबल बना दिया, इसको इन्फोर्सेबल नहीं बनाया। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर कोई पक्षकार न्यायालय नहीं जा सकता। इसी कारण कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसिएबल बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट जस्टिसिएबल। मतलब उसका उल्लंघन होने पर रेमेडी है, इसका उल्लंघन होने पर रेमेडी नहीं है। जबकि हमारे संविधान निर्मातागण कहते हैं ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना फंडामेंटल राइट्स हैं। ऐसा क्यों किया? इसको भी इन्फोर्सेबल बना देते। तो मैं संविधान जब पढ़ाता हूँ तो इसको डिस्कस करता हूँ। ऐसा इसलिए है कि जब हमारा देश भारतवर्ष आज़ाद हुआ उस समय संसाधन की दृष्टि से नई नई आज़ादी मिली थी, सैकड़ों वर्षों की दास्ता के बाद। तो सिस्टम इतना डेवलप नहीं था, सब कंगाल कर दिया था अंग्रेज़ों ने, सब लूट खसोट करके ले गए। तो उस समय हमारा तंत्र इतना मजबूत नहीं था कि तमाम सारी बातों को एक साथ लागू कर सकें सरकार। इसलिए एक ग्रैंड स्कीम के तहत, भाई एक ग्रैंड स्कीम बनाई जाती है कि नहीं, अभी वर्तमान की दृष्टि से नहीं, भविष्य की दृष्टि से। अब बुद्धिमान वही करता है, सर्वाइव वही करता है इस दुनिया में जो दूरदर्शी होता है, दूरदृष्टा होता है। रजवाड़ा राजशाही चली गई, लेकिन फिर भी जो है कुछ लोग बचे रह गए, क्योंकि उनको पता था कि क्या बचा रह जाएगा जब जमींदारी उन्मूलन एक्ट तक कायम होगा। सीर खुद कास्त, तो सारी ज़मीन में बागात लगा दिया। कुछ ऐसे लोग हैं जो बच गए। दूरदृष्टा ही सरवाइव करता है। तो ये ग्रैंड स्कीम है। ग्रैंड स्कीम इन ए सेंस कि हमारे संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की कि भविष्य में जब हमारा देश भारतवर्ष संसाधन की दृष्टि से मजबूत हो जाएगा कि तमाम ग्रैंड स्कीम में निहित बातों को विधि बनाकर लागू करेगी सरकार। तभी एक जन कल्याणकारी राज्य का जो सपना हमने देखा है इस संविधान के जरिए, इस सुप्रीम लॉ के जरिए, वो पूरा होगा। इस प्रकार देखते हैं कि हमारे संविधान में सीमित शक्ति वाली सरकार के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया गया है। तो ऑस्ट्रेलियन जो सॉवरेंटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर लागू किसी भी तरह से नहीं हो सकता। सीमित शक्ति वाली सरकार के लिए मैंने बताया जो पब्लिक वेलफेयर ओरिएंटेड हो। तो हमारे संविधान में जितनी सारी उपबंध हैं, जितने सारे प्रोविजंस हैं, वो सभी सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड हैं, जनता की भलाई के लिए ही करे गए हैं। उसने कस्टमरी रूल्स को दरकिनार कर दिया। वो इतना अपने सिद्धांत को वो बोस्ट करने लगा, जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सत्य है, अब विश्व की सभी पद्धतियों में लागू होने योग्य है। उसके सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी यही है। भाई वो इंग्लैंड का रहने वाला था, उसने जो बातें कहीं ठीक है, हर व्यक्ति के विचारों पर जो है उसके परिवेश का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वो उसके यूनिवर्सल एप्लीकेशन की बात करने लगा और तमाम ऐसी बातें कह गया जिसका ग्राउंड रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका महत्व नहीं है। आंग्ल विधिशास्त्र का जनक कहा जाता है। आज भी आंग्ल विधिशास्त्र की प्रणालीबद्ध व्याख्या के लिए बहुत बड़ा जूरिस्ट था। हमें ऑस्टिन को पढ़ना होगा और उसके बाद के तमाम स्कूल वाले भी उसके ऋणी हैं, क्योंकि उसके विचारों की आलोचना करके तमाम नए नए स्कूल आ गए, चाहे सोशोलॉजिकल स्कूल वाले हों, चाहे हिस्टोरिकल स्कूल वाले हों, चाहे टेल्सन का तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हो, चाहे अमेरिकन सिस्टम में अमेरिकन रियलिज्म हो, अमेरिकी यथार्थवाद हो, सभी उसके जो है ऋणी हैं डायरेक्ट वे में। इसी के साथ मैं अपना ये व्याख्यान ऑस्टिन पर समाप्त करता हूँ।